हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी टैक्सोनॉमिक एड्स की स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अभी पिछले लेक्चर में हर्बेरियम की स्टडी की थी। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बॉटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान। अब ये वानस्पतिक उद्यान हमें टैक्सोनॉमी में कैसे मदद करते हैं। आप कभी किसी ऐसे कॉलेज की विजिट करना जहाँ पर बॉटनी से एमएससी की जाती हो, ठीक है, तो वहाँ आप ये पाओगे कि वहाँ एक बॉटनिकल गार्डन ज़रूर होगा और उस बॉटनिकल गार्डन में उन प्लांट्स की मौजूदगी होगी, प्रेजेंस होगी, जो कहीं ना कहीं अध्ययन से संबंधित होते हैं, स्टडी से रिलेटेड होते हैं। तो ये बॉटनिकल गार्डन होते हैं और यहाँ पर प्रोफेसर के ज़रिए स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इन प्लांट्स के बारे में बताया जाता है, प्लांट्स के कैरेक्टर्स समझाए जाते हैं, फैमिली के कैरेक्टर्स वहाँ पर समझाए जाते हैं। इन प्लांट्स के ऊपर भी इनके बॉटनिकल नाम, इसके लोकल नेम, इनका सिस्टमेटिक पोजीशन, क्लासिफिकेशन, ये सब एक एल्यूमिनियम या लोहे की एक प्लेट होती है, उस पर अरेंज्ड होते हैं। इसे रीड करके, इसे पढ़ के आसानी से समझा जा सकता है कि ये प्लांट किस कुल, किस ऑर्डर और किस तरीके का प्लांट। तो ये चीज़ बॉटनिकल गार्डन में एक और ख़ास बात है कि ज़्यादातर वो प्लांट होते हैं जो लोकल एरिया को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम किसी अदर क्लाइमेटिक कंडीशन के प्लांट को नॉर्मली हम उस बॉटनिकल गार्डन में स्थापित नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो कि राजस्थान में कोई एक स्थान है जहाँ पर हमने कॉलेज स्थापित किया है और वहाँ हमें बॉटनिकल गार्डन स्थापित करना है, तो फिर वहाँ पर आप हिमालय के प्लांट्स को सर्वाइव नहीं करा सकते, क्योंकि ये जीरोफिटिक कंडीशन है और आप कॉनिफर्स कंडीशन को यहाँ पर सर्वाइव नहीं करा सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर वही प्लांट्स उसमें लिविंग कंडीशन में रहते हैं जो ज़्यादातर उसी क्लाइमेटिक कंडीशन से होते हैं। ये बात अलग है कि अगर कोई सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन मैच करती है तो फिर वो प्लांट आप लगा सकते हो। तो मेजॉरिटी में उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के प्लांट वहाँ पर लगाए जाते हैं और ख़ास तौर से वो जो कहीं ना कहीं अध्ययन से संबंधित रहते हैं, उन प्लांट्स को हम लगाते हैं। उनकी नॉलेज, उनकी जानकारी किताबों में उपलब्ध है, नेट पर उपलब्ध होती है, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को स्टडी किया जा चुका है, तो वो बॉटनिकल गार्डन में लगाए जाते हैं। अब 3 बॉटनिकल गार्डन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो फेमस बॉटनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड, ये सब काफ़ी बड़ा गार्डन माना जाता है। एनसीईआरटी में इसका नाम है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्यू गार्डन कहाँ पर है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, तो ये काफ़ी बड़ा है। और फिर तीसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ये इंडिया में एक और बॉटनिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाएगा कि नेशनल बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में कहाँ है। एक लखनऊ में और है, बीरबल साहनी पेलियो बॉटनिकल गार्डन, बीरबल साहनी पेलियो बॉटनिकल गार्डन, ये भी लखनऊ में है। तो बीरबल साहनी ये याद रखना। यहाँ पर ये पेलियो बॉटनी का मतलब होता है जो फॉसिल प्लांट से संबंधित है, यानी कि दुनिया से अब वो गायब हो चुके हैं लेकिन उनके कुछ फॉसिल फॉर्म में या अवशेष रूप में वो आज भी प्रेजेंस हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो इस तरीके से ये बॉटनिकल गार्डन है। ये आपके लोकल एरिया में हो सकते हैं या फिर किसी एक महाविद्यालय, कॉलेज में स्थापित हो सकते हैं। तो इनसे भी हम वर्गीकरण को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी थी बॉटनिकल गार्डन की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलेंगे, इसका नाम है म्यूजियम। क्या? म्यूजियम। तो नेक्स्ट स्टडी है म्यूजियम से रिलेटेड।
ठीक है। नेक्स्ट स्टडी इज म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? म्यूजियम इन्हें हम कहते हैं संग्रहालय। संग्रहालय या संग्रहालय। संग्रहालय। तो म्यूजियम क्या है ज़रा समझना। आपने कभी कोई म्यूजियम देखा हो? म्यूजियम भी हमें बहुत सारी चीज़ों को समझाने में मददगार होता है। जैसे आपने कभी किसी किले को विजिट किया हो, उस किले में वहाँ के म्यूजियम भी होता है। किसी भी अच्छे किले में आप जाना, वहाँ पर आपको उसका म्यूजियम ज़रूर मिलता है। तो वो म्यूजियम जो एग्जिस्टिंग मोड में है, जिसकी लोगों ने देखभाल कर रखी है, जहाँ अभी भी उनके वंशज या उनके जो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग वहाँ अभी भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे महाराणा प्रताप से आप जाएं चित्तौड़गढ़ में, वहाँ किले में देखें तो वहाँ कहा जाता है महाराणा प्रताप के बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं। पालकी हैं, वो किस तरीके से चलते थे, आते थे, जाते थे, ढाल हैं, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हैं। अब इनको भी देख के हम उन लोगों का इमेजिनेशन कर सकते हैं जो इन हथियारों का उपयोग करते थे। वो कितने ताकतवर होंगे, वो कितने बलशाली होंगे, ये सारी चीज़ें हम उस म्यूजियम में देखकर पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे टैक्सोनॉमी में रिलेटेड जो म्यूजियम है वो क्या होता है? तो इसमें हम नॉर्मली प्लांट और एनिमल दोनों को संग्रहित कर सकते हैं। ज़्यादातर ये जो होते हैं वो डेड कंडीशन में पाए जाते हैं, मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे एनिमल्स हैं, तो छोटे एनिमल्स हैं तो आप उन्हें जार के अंदर रख सकते हो। आप वो कांच के जार होते हैं, उनमें आप उन्हें एक विशिष्ट सॉल्यूशन के अंदर, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, उसमें आप उनको संरक्षित करके रख सकते हैं। अच्छा, और भी छोटे एनिमल्स हैं, जैसे मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, चींटियाँ हैं, तो इन्हें अगर आपको प्रिजर्व करना है तो बॉक्स में रखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करो, उनमें पिनिंग करना किलिंग करना पड़ता है, उसके बाद पिनिंग करना पड़ता है। पहले उसका कलेक्शन, फिर उसका किलिंग और फिर पिनिंग। मतलब पहले उन्हें कलेक्ट करिए, उसके बाद में उनकी किसी केमिकल के द्वारा डेथ करिए, और फिर उसमें पिन लगा के उस बॉक्स में एक वाइट शीट के ऊपर उसे अटैच कर दें, जिससे कि वो आसानी से नज़र आ जाए लोगों को और लोग उसे आसानी से देख सकें। तो म्यूजियम में इस तरीके से बॉक्स में छोटे छोटे एनिमल्स को रखा जाता है। इसके बाद में अगर कोई बहुत बड़ा एनिमल है तो उसके फिर अस्थियों का संग्रह करके रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि इंग्लैंड में अभी भी एक डायनासोर का म्यूजियम बना के रखा गया, डायनासोर की स्केलेटन का पूरा एक ढांचा बना के रखा गया है ना। तो हम अस्थियों के बेसिस पर भी उनको समझ सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे भेड़ है, बकरी है या पक्षी हैं, थोड़े बड़े साइज के हैं, तो इनको स्टफ्ड फॉर्म में रखा जाता है। स्टफ्ड का मतलब है कि बॉडी की आउटर कवरिंग तो वही होती है, अंदर से जो पार्ट्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और उसमें भूसा या दूसरा ऑब्जेक्ट उसमें, या बुरादा जो लकड़ी का आता है, वो भर के उनको एज इट इज़ शेप में रखा जाता है। केमिकल से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और फिर म्यूजियम में रखा जाता है, जिससे कि जो भी स्टूडेंट है या आम पब्लिक है वो उन म्यूजियम में रखे हुए जो डमी एनिमल्स हैं या फिर मृत एनिमल्स हैं
उन्हें देखकर उनका इमेजिनेशन किया जा सकता है कि ये कितने बड़े होते थे, किस टाइप के इनके फैदर्स, पंख हुआ करते थे, आँखें किस तरीके की होती थी। तो ये सब चीज़ें उनको अपन वहाँ म्यूजियम में देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये है म्यूजियम की कहानी। प्लांट्स को भी वहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, तो हम इसमें कुछ खास पॉइंट लिखना चाहेंगे। इसमें पौधे एवं जंतु, इसमें पौधे एवं जंतु को संरक्षित कर प्रारूप, मॉडल, स्पेसिमेन के रूप में रखा जाता है। संग्रहालय को भी स्कूल अथवा कॉलेज अथवा महाविद्यालय में ही स्थापित किया जाता है। जिससे अध्ययन करना आसान होता है। अध्ययन करना आसान होता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं? स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्स इन कंटेनर और जार solution. Plant and animal specimen may also preserved as dry specimen. स्पेसिमेंस को जार में संग्रहित किया जाता है अथवा शुष्क अवस्था में रखते हैं। ठीक है, बड़े जंतु तथा पक्षियों को भरकर स्टफ
रखा जाता है, भर कर रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या? अत्यधिक बड़े जंतुओं को, अत्यधिक बड़े जंतुओं के कंकाल रखे जाते हैं, रखे जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में छोटे कीड़े आदि को की कलेक्शन किलिंग तथा पिनिंग, पहले संग्रह करो, फिर उन्हें मृत करो, फिर पिल लगाओ, द्वारा बॉक्स में रखा जाता है, बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है। इसके बाद में क्या? इसके बाद में आप अन्य तरीके से इन्हें संरक्षित करके रख सकते हैं। ये बात है, ये ठीक है, ये सब सही है। अब आते हैं नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क्स। कहाँ? जूलॉजिकल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क है ना, मतलब जंतु उद्यान। जूलॉजिकल पार्क का मतलब जू, जू मतलब जहाँ पर एनिमल्स को संग्रहित करके रखा जाता है, तो उसे हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। ठीक है। अब जूलॉजिकल पार्क में क्या कहानी है? तो जूलॉजिकल पार्क्स में हम जो जंगली जानवर उन्हें मनुष्य की देखभाल में, ह्यूमन केयर में रखा जाता है। लेकिन याद रहे, जूलॉजिकल पार्क में उन जंगली जानवरों को वैसा ही आवास प्रदान किया जाता है जैसा वो जंगल में रहते हैं, जिस आवास में, वैसा ही बना के उनको रखा जाता है। ठीक है। कोई एनिमल जैसे पानी के अंदर है तो आप पानी का एक तालाब टाइप का बनाओगे, पूल टाइप का बनाओगे और उसमें रखोगे। जैसे हिप्पोपोटामस होता है, वो पानी के अंदर रहता है। अगर आपको उसको जू में रखना है तो आपको पानी की अवेलेबिलिटी उसके लिए करनी पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे शेर है, शेर अच्छे खासे जंगल में रहता है, तो वैसा ही उसके लिए घर डिज़ाइन किया जाता है, स्पेशियस जगह बनाई जाती है जहाँ पर वो आराम से आके बैठ सके, अपनी दिनचर्या चला सके। तो ह्यूमन केयर यहाँ पर अच्छी खासी होती है। इवन यहाँ पर एक वेटनरी डॉक्टर भी रहता है। इन जानवरों में कोई भी बीमारी होती है तो उनके इलाज के लिए यहाँ डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं, और सुबह शाम इन्हें खाना उपलब्ध कराया जाता है, ह्यूमन केयर इनको दी जाती है। और यहाँ पर एक पीएमटी में क्वेश्चन बन चुका है कि बच्चे जितने भी ये टैक्सोनॉमिक एड हैं, इसमें सिर्फ जूलॉजिकल पार्क ही ऐसा एक तरीका है, यंत्र है, युक्ति है, एड है, जहाँ बच्चे आके सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और वो खुश महसूस होते हैं, ये खुशी हो जाते हैं आके। तो कह सकते हैं इसमें जंगली जंतुओं को मनुष्य की देखरेख में
मनुष्य की देख रेख में उसी प्रकार की वातावरण में रखा जाता है जिसमें वह जंतु जंगलों में रहते हैं, ठीक है। उसी जंगली आवास में वो पाए जाते हैं। बच्चे इन स्थानों पर खुश एवं आनंदित होते और इस जगह जंतुओं का अध्ययन किया जा सकता है। जंतुओं की मतलब ह्यूमन केयर में इन्हें रखा जाता है और टैक्सोनॉमी में भी इनकी मदद ली जा सकती है। तो ये अब है की, क्या है की, कुंची। ये काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं की पर। एनालिटिक नेचर, विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए उपयोग होती है। की वर्ग की कुंजी ठीक है। इसे थोड़ा समझने की जरूरत है। एक्चुअली इसमें की फीचर्स की बात करी गई है। जैसे कहा जाता है कि 15,000 प्रजातियां हर वर्ष वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी जाती है, नई खोजी जाती है। अब उन नई खोजी गई प्रजातियों को आप किस जगत में रखोगे, किस क्लास में रखोगे, किस ऑर्डर में रखोगे, किस कुल में रखोगे, किस वंश में रखोगे, तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? आपको उन स्पेसिफिक करैक्टर, स्पेसिफिक लक्षणों की जानकारी होना चाहिए। मतलब जिन्हें हम की फीचर्स कहते हैं, विशिष्ट बिंदु कहते हैं। इनके बगैर आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो, कहते हैं कि हीरे की जो परख होती है वो जौहरी को होती है, या सुनार नकली और असली सोने में बड़े आराम से पहचान कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे जानकारी होती है कि एग्जैक्टली कौन कौन से लक्षण हैं जो एक अच्छे हीरे में होते हैं और कौन कौन से जो लक्षण हैं वो अच्छे हीरे में नहीं होते। एक गोल्ड को कारोबार से रिलेटेड जो लोग हैं, जो ज्वेलर्स हैं, वो बड़े आराम से पहचान लेते हैं कि कौन सा पीतल है और सोने में कितने अमाउंट में पीतल है, कौन प्योर गोल्ड है और कौन इम्प्योर गोल्ड है।
क्यों? क्योंकि उनमें कुछ की फीचर्स होते हैं, वो बड़े आराम से चीज़ों को समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जब प्लांट्स की नई खोज की जाती है तो उन्हें लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो आपके पास कुछ की फीचर्स होना चाहिए, उसके आधार पर आप कह सको कि हाँ, ये इस जगत का सदस्य होगा। जैसे आपको एक प्लांट मिलता है, उस प्लांट में अगर फल मिलते हैं और पुष्प मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि ये आवृत बीजी पौधा है। तो ये दो ही पॉइंट पर्याप्त हैं एक एंजियोस्पर्म प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे सोलेनेसी फैमिली की बात करूँ, सोलेनेसी कुल में अगर तिरछी ओवरी है, 45 डिग्री एंगल पर अरेंज्ड है ओवरी उस फ्लावर के अंदर, तो वो सोलेनेसी का ही मेंबर होगा। एक फीचर ही काफ़ी होता है एक कैटेगरी को पहचानने के लिए। इसलिए एनसीईआरटी ने यहाँ पर कहा गया है कि हर एक श्रेणी के लिए अलग अलग की फीचर्स होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि जिसमें फल हैं वो एंजियोस्पर्म है, ठीक है। जिसमें फल नहीं है, अगर वैसा ही बड़ा सा वृक्ष है तो मे बी कि वो जिम्नोस्पर्म भी हो सकता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में की फीचर्स क्या होगा कि जिम्नोस्पर्म में बीज होंगे लेकिन वो अनावृत फॉर्म में होंगे, और टेरिडोफाइट में बीज नहीं होंगे। तो ऐसे कुछ की फीचर्स हैं, इनके बेसिस पर हम प्लांट को माप सकते हैं और एनिमल्स को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो की फीचर्स होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के फॉर्म में होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का मतलब है कि अगर सही कैरेक्टर है तो वो ओरिजिनल चीज़ है, और अगर वो सही कैरेक्टर नहीं है तो वो फिर डुप्लीकेट। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। इसीलिए यहाँ पर कैरेक्टर्स के पेयर की बात करी गई। कॉन्ट्रास्टिंग कपल ऑफ पेयर्स मतलब कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि इससे हमें चीज़ों को जानने में, चीज़ों के वर्गीकरण में, चीज़ों को पहचानने में आसानी होती है। और ये जो की फीचर्स होते हैं ये वर्गीकरण की या जीवों की पहचान के लिए एक लीड प्रदान करते हैं। लीड से मतलब है कि एक हेल्पिंग मददगार साबित होते हैं, लीड स्थापित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यह है वर्गीकरण की एक विश्लेषणात्मक एनालिटिक प्रक्रम माना जाता है। इसमें पौधों तथा जंतुओं को पौधों तथा जंतुओं को समानता तथा असमानता के आधार पर समानता
असमानता के आधार पर पहचाना जाता है इसमें लक्षणों के युग्म का उपयोग करते हैं। ठीक है, सही लक्षण के आधार पर नई प्रजाति को मान्यता एक्सेप्टेंस प्राप्त होती है तथा अन्य लक्षण के आधार पर प्रजाति को अमान्य किया जाता है। ठीक है, अमान्य किया जाता है। अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग लक्षण होते हैं। अलग अलग लक्षण होते हैं। ठीक है, अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग लक्षण होते हैं। ये चीज़ तो ये एनालिटिक कुंजी है। क्लियर? अब कुछ मोनोग्राफ होते हैं, कैटलॉग्स होते हैं, ये सब चीज़ें भी हम यूज कर सकते हैं वर्गीकरण में। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी ने कहा है कि फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग्स आर सम अदर means of recording descriptions। ठीक है, फ्लोरा इनके अतिरिक्त अन्य को भी वर्ग की अध्ययन में उपयोग करते हैं, जैसे फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्थान पर पाए जाने वाले प्लांट के प्रकार। ठीक है, एक स्थान पर उपस्थित
पादप, ये फ्लोरा कहलाएगा। ठीक है। दूसरा होता है क्या, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। मैनुअल्स में क्या होता है कि एक इंसान डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करता है और उसके आधार पर उसके एक श्रेणी बनाता है। मोनोग्राफ्स का मतलब होता है कि आप एक विशिष्ट प्रजाति से संबंधित स्टडी कर रहे हो और फिर उसके कहाँ पाई जाती है, उसके हैबिटाट क्या हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कोई अभी एक रिसेंटली स्टडी आई थी कि इंग्लैंड के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान पर पहाड़ों में तेंदुए की काले रंग की प्रजाति को भी खोजा है। उसमें 7 रंगों की प्रजातियां हैं, उनमें ज़बरदस्त म्यूटेशन है और काले रंग की प्रजाति को माना जाता था कि कई साल पहले विलुप्त हो चुकी है, लेकिन वो आज भी मौजूद है। तो मोनोग्राफ्स और इसमें कैटलॉग्स, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कैटलॉग GUES, कैटलॉग्स ES। कैटलॉग्स में आप क्या करोगे, जैसे आपने देखे होंगे कैटलॉग्स होते हैं, कभी आप दुकान पे सनमाइका लेने जाते हो तो आपको अच्छी खासी एक बड़ा सा एक डायरी टाइप की होती है, उसमें सनमाइका के छोटे छोटे पीसेज लगे होते हैं, है ना। या फिर अपन कलर की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट कलर के वो एक छोटे छोटे ऐसे फ़ोटोग्राफ्स लगे रहते हैं, उन पर नीचे नंबर लिखा रहता है। तो ये सब क्या है, ये कलर है। आप उस कलर को सिलेक्ट करोगे तो वो उस नंबर के आधार पर आपको वो कलर प्रोवाइड कर देगा। तो ये सब चीज़ें कहलाती हैं कैटलॉग्स। ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं टैक्सोनॉमी की स्टडी में उपयोग की जाती हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं। ये अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम वापस आपको उसी श्रेणी में ले चलते हैं जहाँ हमने आपको कहा था कि टैक्सोनॉमी को 4 शब्दों के आधार पर पढ़ा जाता है। तो ये तो सब ऐसे प्रक्रम थे जिससे कि हमें टैक्सोनॉमी के बारे में समझ में आता है। एक अनजान बच्चा सबसे पहले चीज़ों को कहाँ देखता है। जैसे मेरी ही बात करी जाए कि BSc के अंदर मैंने मोलस्का के कई मेंबर्स को जार के अंदर लेबोरेटरी में देखा था, है ना। तो तब समझ में आया था कि हाँ, ये इस तरीके से एनिमल्स होते हैं। अब वो कई जानकारियाँ, जैसे म्यूजियम है, कॉलेज में हमने जिम्नोस्पर्म के कई कॉर्न को म्यूजियम में देखा था, उनकी निडल्स को देखा था, है ना। तो ड्राई कंडीशन में वो वहाँ प्रोटेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंस रहती है। अब हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी में 4 शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। क्लियर? जैसे पहला है क्या, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। फिर है
क्लासिफिकेशन, और फिर है नोमेनक्लेचर। आपको इसी सीक्वेंस में रखना है। अब नई प्रजाति खोजी जाती है ना, तो सबसे पहले उसके क्या होंगे, कैरेक्टराइजेशन होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसका पहचान करोगे, आइडेंटिफिकेशन। फिर उसका क्या करोगे, क्लासिफिकेशन। और फिर आप उसे रखोगे, उसका एक नाम भी रखोगे। उस नाम के आधार पर ये वर्गीकरण पूरा कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्रतिवर्ष लगभग 15,000 नए प्रजातियों की खोज होती है। इनमें सभी चारों शब्दों का उपयोग किया जाता है। शब्दों का उपयोग किया जाता है। क्लियर, ऐसे यूज किया जाता है। अब सोचने की बात यह है कि सबसे पहले होंगे कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहला शब्द है कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, नई खोजी गई प्रजाति के लक्षणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें इतना ही समझो। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। ठीक है, पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है कि आप किसी भी चीज़ को कैसे पहचानते हो। आपने कोई पहले से देख रखा होगा, उसी के आधार पर पहचान की जाएगी। मान के चलो कि हम किसी मंदिर में जाते हैं। मंदिर में एक मूर्ति है जिसके दाहिने हाथ में धनुष है। वहाँ पर एक और मूर्ति है, बीच में एक सीता जी की मूर्ति है, साइड में हनुमान जी हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये राम का मंदिर है। ठीक है, अब एक दूसरे मंदिर में जाते हो जहाँ पर आपको एक बांसुरी लिए हुए कोई एक मूर्ति है और एक राधा जी हैं। तो अल्टीमेटली आप उन्हें तभी पहचान सकते हो जब पहले से किसी ने आपसे कहा होगा कि जो मुरली लिए रहते हैं वो भगवान कृष्ण होते हैं और साथ में राधा जी होती है। तो ये बात हम तब पहचान सकते हैं जब हमें किसी ने पहले से बताया हो। जैसे कोई मंदिर है, उसमें एक देवी हैं जिनकी 8 भुजाएं हैं, तो दुर्गा जी हैं।
या मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ अलग तरीके से साइन हमें नज़र आते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं। या मज़ार पर जाते हैं तो वहाँ पर चादर वगैरह देखने को मिलती है। तो ये हमें पहले से किसी ने बताया होता है, तभी उसी के आधार पर हम ये बात समझ पाते हैं कि ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो किसी का भी पहचान कब करके तो कह सकते हो नई प्रजाति की पहचान पहले से अध्ययन की गई प्रजाति के लक्षणों के आधार पर की जाती है। लक्षणों के आधार पर की जाती है। ठीक है, आपने किसी प्रजाति के पहले से लक्षण अध्ययन कर रखे, तभी आप उस नई प्रजाति का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही नहीं है कि एंजियोस्पर्म में फलों का जो निर्माण होता है, पुष्प का जो निर्माण होता है, वो एंजियोस्पर्म को इंडिकेट करता है। आप को अगर ये नहीं पता है तो नए जो प्लांट है आप उसे एंजियोस्पर्म में कंसिडर नहीं कर सकते। आप अगर नहीं जानते हो कि मछली में गिल्स होते हैं, स्केल्स पाई जाती हैं, उसमें फिन्स होते हैं, कॉर्डल फिन्स होते हैं, डॉर्सल फिन होता है, पेक्टोरल फिन होते हैं, पेल्विक फिन होते हैं, तो आप अगर ये सब चीज़ें नहीं जानते हो तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन किसी भी नई प्रजाति की तभी संभव है जब आपने पहले से कोई प्रजाति को अध्ययन कर रखा, तो उसके करैक्टर को मैच करके हम उस नई चीज़ को खोज सकते हैं। आपने किसी दुर्गा जी के मंदिर को विजिट किया है पहले, तो आप नए किसी मंदिर में जाओगे तो बड़े आराम से आप पहचान लोगे कि हाँ ये दुर्गा जी है ना। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो ये जो दोनों करेक्ट शब्द हैं वो काफ़ी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लेकिन अगले जो टर्म्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसमें एक तो है नॉमेनक्लेचर और एक है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहले हम लेंगे आपके लिए नॉमेनक्लेचर, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस आपसे पूछे तो आप सीक्वेंस ऐसे लेके चलो। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए पहले आपको नॉमेनक्लेचर ले रहा हूँ, उसके बाद क्लासिफिकेशन लूँगा। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद में फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, उनकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं स्टडी की जा चुकी हैं, हम लोगों ने ये पढ़ ली। ठीक है, अब हम सबसे ये नॉमेनक्लेचर टर्म यूज कर रहे हैं। अब हमारी हेडिंग होगी नॉमेनक्लेचर। क्या? नॉमेनक्लेचर। नामकरण। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक है, ऐसे ये नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे? तो एक्चुअली बड़ी समस्या इस बात की है कि सोचने की बात है। अब आप जानते हो कि आज रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन स्पीसीज हैं जो प्रकृति में एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने जो खोजी हैं या हम जिन स्पीसीज तक पहुँचे हैं वो एक्चुअली मात्र
जो लेख के अनुसार है, बायोलॉजी के अनुसार है, वो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन। सोचो हमारी जो खोज है वो कितनी छोटी है, कम स्पीसीज तक हम पहुँचे, जबकि प्रकृति के स्थायित्व के लिए हर प्रजाति का महत्व है। हर प्रजाति प्रकृति में किसी न किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है। जैसे कभी आपने सुना हो कि प्रकृति से अगर मधुमक्खियाँ गायब हो जाएं तो इंसानी जो सभ्यता है उसमें से 50% लोग भी गायब हो जाएंगे, मतलब दुनिया से चले जाएंगे या मृत हो जाएंगे। भाई ऐसा क्यों? सोचो एक मधुमक्खी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। मधुमक्खी परागन की प्रक्रिया करती है। कहा जाता है इंसेक्ट पॉलिनेशन का 80% वो पॉलिनेशन दर्शाता है। अगर वो दुनिया में नहीं होगी, एक्सटेंट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, तो फिर पॉलिनेशन संभव नहीं होगा। पॉलिनेशन संभव नहीं होगा तो फिर उत्पादन उतना नहीं होगा। उत्पादन नहीं होगा तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, और खाद्यान्न की कमी होने पर आप जानते हो कि जो गरीब जो लोग हैं उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, और ऐसी परिस्थितियों में फिर वो दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। ठीक है। तो ऐसी अब मान के चलो एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, अगर दुनिया में वो ना होता तो फिर दूध से दही को कौन बनाता? सिर्फ एक प्रजाति दुनिया से गायब हो जाए तो पूरा आपका डेयरी जो इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाए। आपके दूध के जो प्रोडक्ट हैं, घी है, मक्खन है, पनीर है, चीज़ है, ये सब बनना बंद हो जाए। तो किसी एक प्रजाति की हमारे जीवन में ही नहीं, प्रकृति में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते लेकिन वो अपघटक की तरह कार्य करते हैं। प्रकृति को साफ सफाई करने का काम उनका मुख्य ये है। हाँ, मिनरल्स की जो रिसाइकलिंग है, चक्रीकरण है, उसे संपन्न करने में वो अहम रोल प्ले करते हैं। तो हर एक प्रजाति का इंसानी सभ्यता के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि इंसान सब कुछ अपने लिए चाहता है। वो प्रकृति के लिए, प्रकृति के दूसरे जीवों के लिए कुछ नहीं सोचता, और इसी के रिजल्ट है कि कई प्रजातियां बिना खोजे ही दुनिया से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इनका नामकरण भी किया जाता है। अब एक और चीज़, इंसान ने बहुत सारी प्रजातियों को देख रखा है, जानता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं, उसने वो साइंटिफिक भाषा में उसका वर्गीकरण नहीं किया है, इसलिए वो नाम, वो प्रजाति अन्य लोगों तक नहीं पहुँची। जैसे कहा जाता है कि जंगलों में जो रहने वाले वनवासी हैं उन्हें हर एक प्लांट और हर एक जड़ी बूटी का ज्ञान है, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने उन्हें किताबों में या नोट्स में या लिटरेचर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसलिए वो ज्ञान सिर्फ उन्हीं तक सीमित होकर रह जाता है, अन्य लोगों तक नहीं पहुंचता है। तो किसी भी प्रजाति की खोज तब मानी जाती है जब वैज्ञानिक तौर तरीके से उसकी पहचान हो, उसका नामकरण हो, उसका वर्गीकरण हो, और वो सभी के लिए लिटरेचर में या जो साहित्य है उसमें उपलब्ध हो। तो कहा जाता है कि नामकरण दो तरीके के होते हैं, एक साइंटिफिक और एक वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज पर आधारित होते हैं। लोकल लैंग्वेज और भी दिक्कत करती है, क्योंकि हर 500 किलोमीटर दूर एक प्रजाति को या एक प्लांट को या यही किसी चीज़ को अलग नाम से जानते हैं और दूसरे लोग अलग नाम से जानते हैं, इसीलिए इनकी पहचान में और भी देरी होती है। तो इसके लिए फिर इंटरनेशनल समिति ने नामकरण की कुछ प्रक्रियाओं की खोज की, और उसी पर आधारित फिर अन्य प्रजातियों के, नई खोजी प्रजातियों के नामकरण होते हैं। तो वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, तो इस तरीके से एक पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर भी है। तो हम इन पर छोटी छोटी चर्चा करेंगे। इसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है, एनसीईआरटी में भी डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो हम अगले लेक्चर में इन पर स्टडी करते हैं। ओके, थैंक यू।